हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज गांठ बांध कर रख लेनी चाहिए कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, OARC या OARC। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। इसके अलावा आपने एनोड और कैथोड की जो भी डेफिनेशंस इससे पहले याद की हैं, आप उन सभी को भूल जाएं। आपको सिर्फ यही चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ें कि सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक सेल में। तो ऐसे सॉल्ट ब्रिज कंपलसरी नहीं है एक सेल के फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि अगर बिना सॉल्ट ब्रिज के हम लोग सेल बनाते हैं तो वो कुछ ही समय काम करने के बाद बंद हो जाता है। इसके कुछ रीजंस होते हैं और उन्हें ही अवॉइड करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। इसके मेनली 3 फंक्शंस हैं। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है और ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करता है। जब हम लोग 2 अलग अलग लिक्विड्स को एक साथ रखते हैं तो वहां पर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है जो कि लॉस करवा सकता है एनर्जी की। तो उससे बचने के लिए भी हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज में जनरली ऐसे सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं जिनमें कटायन और अनायन का साइज सेम है, ताकि दोनों तरफ इक्वल स्पीड के साथ वो दोनों जा सकें, क्योंकि उनकी मोबिलिटी भी ऑलमोस्ट सेम होगी। ऐसे कुछ सॉल्ट्स हैं KCl, NH4Cl, NH4NO3। आगे हम लोग बढ़े स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होते हैं। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी बार देखेंगे इस वर्ड को, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो आपको ये समझना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन का जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन के बराबर होता है। जो प्रेशर है वो 1 बार के बराबर होता है यानी 10⁵ पास्कल, और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 मोलर के बराबर होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें आखिर बताते क्या है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें बताता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, और रिडक्शन पोटेंशियल हमें बताता है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। आप देख सकते हैं कि ये दोनों यहां पर ऑपोजिट चीजों को डिनोट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग इन दोनों के बीच एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस खुद रिड्यूस होगा तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो डिटरमिन करेगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को। यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर देखते हैं तो वो रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली और रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है एनोड और कैथोड के बीच उसे रिप्रेजेंट करता है। ये चीज हम लोग यहां देख भी सकते हैं कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल के बीच। रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमें दे दिया जाए तो उस केस में हमें कैथोड माइनस एनोड करना होता है, और अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाए तो हमें एनोड माइनस कैथोड करना होता है। जनरली आप देखेंगे कि NCERT में भी ये चीज दी हुई है कि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर ही सारे कैलकुलेशंस करते हैं। तो आप इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाकर सोचेंगे तो अगर आपको थोड़ा घुमा कर भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल्स के अलग अलग स्टेट्स के बारे में। तो ये चीज आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स में भी पढ़ी होती है। उस सेल के थोड़े अंदर की केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब हम लोग ओपन रखते हैं सेल को तो सेल पोटेंशियल और जो बाहर पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है वो इक्वल होता है 1.1 वोल्ट यहाँ पर जिंक और कॉपर का अगर हम लोग सेल बनाए तो। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो यहाँ एक डिस्चार्जिंग सेल बन जाता है, डिस्चार्जिंग स्टेट में आ जाता है वो सेल, और उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यहाँ पर जो बाहर आउटपुट वोल्टेज जा रहा है वो कम होता है सेल पोटेंशियल से। ये चीज आपने देखी है फिजिक्स में भी कि जब हम लोग एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं सेल के अंदर तो सेल की जो बाहर आउटपुट जानी होती है वो कम हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कॉपर कैथोड का काम करता है और जिंक एनोड का काम करता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पॉजिटिव। यहीं पर अगर हम लोग एक बैटरी एक्सटर्नली कनेक्ट कर दें और उसका
पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा कर दे तो हमें उल्टा दिखता है इस सेल के। इस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पर L छूट गया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिंक कैथोड का काम करता है और कॉपर एनोड का काम करता है। जिंक पर नेगेटिव चार्ज अभी भी है, कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ नहीं है, ये बस एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करते हैं। इसकी पूरी लिस्ट आपको एनसीईआरटी में दी गई है, उसे याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, एकदम जीरो पर हाइड्रोजन होता है जो कि हमें एक बेसिस देता है बाकी को अरेंज करने की, और लिथियम सबसे नीचे होता है। और इसी के कारण हम लोग ये देखते हैं कि क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्योंकि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव भी है और सबसे कम भी है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं, यानी मतलब एक स्टैंडर्ड अजम्पशन हमने की है बहुत समय पहले, कि जो हम लोग हाइड्रोजन का हाफ सेल लेते हैं उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग 0 लेते हैं। इस हाफ सेल के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसा जनरली देखा जाता है कि मेटल की रिएक्टिविटी तब बढ़ती है जब उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहते हैं। इसीलिए जब उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी बढ़ा देगा और इसीलिए मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा नॉन मेटल्स का तो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़्यादा हो जाएगी और इसीलिए उनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ऐसा हम देखते हैं। नेक्स्ट है सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन का प्रोसीजर है, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग इस तरह से बीच में सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लेफ्ट में एनोड और उसके राइट में कैथोड। हम लोग सॉल्ट ब्रिज के जस्ट एडजेसेंट उन आयंस को प्लेस करते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जिंक कैथोड सेल का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है फिर से। तो जिंक सॉलिड स्टेट से एक्वस स्टेट में आ रहा है और कॉपर एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा रहा है, यानी आयन से सॉलिड बन रहा है, तो उसे ही इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए एनोड की तरफ है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है इसीलिए कैथोड की तरफ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको लग सकता है कि ये सारी चीज़ें छोटी हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इन्हें सोचना पड़ता है कभी कभी एग्जाम के अंदर भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक प्लैटिनम के प्रेजेंस में हो रहा रिएक्शन है जिसमें Cl2 गैस से Cl- आयन बन रहा है और Cl- आयन Cl2 गैस बन रही है। ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है, मतलब इसमें एनोड और कैथोड दोनों में सेम स्पीसीज या ग्रुप्स प्रेजेंट है और हम लोग बस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर सेल पोटेंशियल क्रिएट कर पाते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है जैसा हमने ऊपर देखा, आयोनिक फॉर्म में जो भी है उसे यहाँ लिखते हैं और जो नॉन आयन फॉर्म में है या फिर यहाँ देख सकते हैं गैसियस फॉर्म में है, प्लैटिनम के साथ है, उसे हम एक्सट्रीमिटीज पर रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्स्ड इक्वेशन क्या है। तो नर्स्ड इक्वेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड वगैरह देने जाते हैं तो उसमें जनरली देखा जाता है कि इसी इक्वेशन पर क्वेश्चन आते हैं, या फिर जेईई मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो अगर इस चैप्टर के सभी रिएक्शंस में से एक ही क्वेश्चन आने वाला है तो वो ये होने वाला है। नेक्स्ट है नर्स्ड इक्वेशन के ऊपर हम लोग की जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं। ई सेल इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस RT/NF ln Q के। Q हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है कि किसी भी स्टेट पर हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग K इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, उससे सिमिलर ही इसकी एक्सप्रेशन होती है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम के अलावा बाकी स्टेट्स पर डिफाइन किया जाता है। यहाँ पर एक और इक्वेशन है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल, ये भी हमने पहले देखा है और इन दोनों को जब हम लोग रिलेट करते हैं तो हमें आगे के इक्वेशंस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जैसा मैंने बताया था स्टैंडर्ड 298 केल्विन ले सकते हैं हम लोग। F यानी 1 फैराड का वैल्यू होता है 96500 कूलम और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर फैराडे है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है।
स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 0.059 बाई एन लॉग क्यू, मतलब हम log 10 के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर चुके हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम से, सॉरी नेचुरल लॉगरिथम से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के क्यू, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ एल एन के क्यू। ये दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग रिलेट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये वाला इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग बढ़े स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होना चाहिए और ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम भी ग्रेटर देन 1 होगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ेगी। ये चीज़ें हम लोग यहाँ ऊपर के रिलेशन से डिराइव होते देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाफ रिएक्शंस के लिए क्या होता है। तो हाफ रिएक्शंस के लिए कुछ नहीं, जैसा हमने Q को डिफाइन किया था ऊपर, उसी तरह से आप यहाँ डिफाइन कर दें और हमें यहाँ पर क्योंकि रिडक्शन होता दिख रहा है तो हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन सेल। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग दोनों एनोड और कैथोड में स्पीसीज सेम रखते हैं, बस उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग कर देते हैं, जिससे हमें एक पोटेंशियल डेवलप होते दिखता है सेल के अंदर। इलेक्ट्रोड्स सेम होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होती है। ई नॉट सेल यहाँ पर 0 होता है, मतलब नर्स्ट इक्वेशन का जो पहला पार्ट था ई नॉट सेल वो 0 हो जाएगा, तो हमें सिर्फ आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू के बेसिस पर सेल पोटेंशियल देखने को मिलता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक जिंक लिया है एनोड पर, जिंक सॉलिड, और कैथोड पर हमें Zn2+ का आयन देखने को मिला है। ये रिएक्शन के बाद Zn2+ एनोड पे आ जाता है और कैथोड पर जिंक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर रिडक्शन हुआ। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ऊपर हमने देखा था ZnS Zn2+ एक्वस, सॉल्ट ब्रिज Zn2+ एक्वस ZnS। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो हम लोग C1 लेते हैं एनोड की और C2 लेते हैं कैथोड की, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है ई सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन, यहाँ पर लॉग होगा लॉग C1 बाई C2। आगे हम लोग बढ़े स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा मैंने आपको बताया एक आर्बिट्रेरीली हमने वैल्यू असाइन की है इसको, यानी इसको हम लोग एक बेसिस के तौर पर देखते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पर देखते हैं, जिसकी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को 0 लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पर। इसको अगर हम लोग देखें तो इसका ई नॉट 0 होता है, ई हो जाता है 0.059 log 10 pH हाफ बाई H+। जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम में ये चीज़ पढ़ते हैं कि जब हमें एक गैसेस स्पीसीज देखने को मिलता है तो हम लोग उसके लिए पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं और आयन के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम यूज किया जाता है, मतलब प्लैटिनम को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि हमें वो एक पाउडरी फॉर्म में देखने को मिलता है। इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह है और इसी से हम लोग ये इक्वेशन भी ये Q की वैल्यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े कॉन्सेंट्रेशन सेल कुछ और देखने को। तो अगर हमारे पास यही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहीं कॉन्सेंट्रेशन सेल हो तो वहाँ पर तो ई नॉट ऐसे भी 0 होगा और हमें जैसा ऊपर देखने को मिला था उसी तरह से यहाँ पर सारा खेल Q लिखने का है, मतलब आपको इक्विलिब्रियम पर भी एक थोड़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए इस चैप्टर में बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखें P1 अगर P2 के बराबर हो तो ये इस तरह का इक्वेशन हमें देखने को मिलता है और हमने ये चीज़ आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी है कि pH क्या होता है, तो हम लोग इससे pH को भी डिफाइन कर सकते हैं। pH हम जानते हैं -log 10 C ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के बराबर। तो यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि हमने यहाँ पर PHC लिखा, यहाँ पर हमने PHA लिखा, और आप अगर नेगेटिव साइन बाहर ले जाएंगे तो हमें इसका उल्टा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को अगर हम लोग इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं AgCl का। कैथोड पर क्या होता है, तो AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेकर इस तरह से रिड्यूस कर जाता है। AgCl पहले Ag+ और Cl- बनाता है, फिर Ag+ और इलेक्ट्रॉन मिलकर AgS बनाता है। इसीलिए हम लोग जानते हैं, ये चीज़ भी हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी है कि सॉल्ट प्रोडक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके बेसिस पर KSP Ag और Cl की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा, और इस तरह से अगर हम लोग क्लोरीन की कंसंट्रेशन या क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर पाएं तो हम उसी हिसाब से Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल कर पाएंगे और हम लोग सेल की पोटेंशियल को भी कंट्रोल कर पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। हम
ये इक्वेशन मेन मानते हैं कैथोड के ऊपर, तो हमें देखने को मिलता है E0 सेल माइनस 0.059/n log 10 1/Ag+। इस Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग Cl- की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग इस सॉल्यूशन के अंदर KCl या NaCl टाइप का सॉल्ट डाल दें तो हम उसके थ्रू कंट्रोल कर पाते हैं सेल की पोटेंशियल को, और उसी हिसाब से हम लोग अपने डिजायर्ड आउटपुट पोटेंशियल ले पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़े टेम्परेचर कोएफिशिएंट EMF का क्या होता है। तो अगर हम लोग ऊपर देखेंगे जो हमने शुरुआती इक्वेशंस लिखी थी नर्स्ट इक्वेशन के पास, वो और हमें एक और चीज़ पता है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम लोग यूज़ करते हैं और फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि DE सेल बाई DT हो जाता है डेल्टा S बाई NF के बराबर, और एफिशिएंसी हम लोग कहते हैं डेल्टा G बाई डेल्टा H को। यानी जो यूजफुल वर्क हमें देखने को मिला बाई जो टोटल वर्क हमने किया है या फिर उस बैटरी से हो रहा है। ये चीज़ आप लॉजिक से भी डिड्यूस कर सकते हैं कि इसे ही हम लोग एफिशिएंसी कहेंगे। आगे हम लोग बढ़ें कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो वहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। ये चीज़ आपसे स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। उन क्वेश्चंस के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि नर्स्ट इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए यूज होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में ये इक्वेशन काम नहीं करेगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन की तरफ। कंडक्टिविटी को हम लोग कापा से डिनोट करते हैं, ये जो के जैसा दिखने वाला सिंबल है, और ये G* बाई R के बराबर होता है। G* क्या होता है तो L/A। ये चीज़ आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो ρL/A के बराबर होता है, और ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी 1/कंडक्टिविटी के बराबर होता है, तो हम लोग रेजिस्टिविटी हटाकर यहाँ 1/कापा लिख सकते हैं। और हम लोग जब कापा का इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे तो हमें मिलेगा L/A/R। इसी L/A को हम लोग G* से डिनोट करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कापा इज इक्वल टू G*/R। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, या फिर जैसा मैंने अभी आपको डेरिवेशन दिखाया उस तरह से आप हर बार डिराइव कर सकते हैं एग्जाम में। ये बहुत ही लॉजिकल टाइप की चीज़ है, तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम लोग देखें कि यहाँ पर हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाकर इसे मेजर करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को, और फिर उस रेजिस्टेंस के साथ हम लोग कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। जैसा कि इसका नाम हमें दिख रहा है, हम कंडक्टिविटी को जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें मोलर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। ये एक बेटर मेजर है कंडक्टिविटी का एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी इटसेल्फ। और हमें यहाँ देखने को मिलता है कि जब हम मीटर स्क्वायर पर मोल में इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये चीज़ भी आप याद मत रखें। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि कंडक्टिविटी का तो हमें ये चीज़ पता ही है यूनिट, और बस यहाँ लीटर को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर क्यूब में, इसके बेसिस पर आपको 1000 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना होता है रेस्पेक्टिवली। इसीलिए आप हर बार नॉर्मल इक्वेशन लिखें और फिर लीटर को मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपके पास और भी कई सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, तो ये चीज़ थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए आगे चलकर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तरफ। तो जैसे हमने ऊपर मोलर कंसंट्रेशन से डिवाइड किया था, यहाँ पर हमें नॉर्मेलिटी से डिवाइड करना होगा। तो हम देख सकते हैं फिर से वही चीज़ आ गई। आपको अगर लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अगर हम लोग n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मोलर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, और ये चीज़ सिमिलर है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच जो रिलेशन हमें पता है उसके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि ये सारे सॉल्यूशंस नॉन ओमिक होते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है। हमने पढ़ा है फिजिक्स में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ओमिक कंडक्टर्स यानी जो मेटल्स टाइप के कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जबकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कंडक्टिविटी में इंक्रीज यानी रेजिस्टिविटी का डिक्रीज। इसीलिए इन्हें नॉन ओमिक कहा जाता है, क्योंकि ये ओम्स लॉ के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम होती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो उनकी कंडक्टेंस बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम होती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये हम लोग इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इस तरह का स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इस तरह का हमें हाइपरबोला टाइप का देखने वाला कर्व देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम इक्वेशन भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी की इक्वेशन है वो -a√c प्लस मोलर कंडक्टिविटी नॉट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्राफ है वो किस किस चीज़ के बीच में है। तो मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ वर्टिकल एक्सिस पर देखने को मिली है और कॉन्सेंट्रेशन का रूट हमें यहाँ देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें कोलरॉश लॉ यूज करना होता है कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को डिफाइन करता है कोलरॉश लॉ, मतलब कि जब माइग्रेट कर रहे हो या फिर आयंस डिसोसिएट कर रहे हो तो वो अपने अलग अलग कंडक्टिविटीज दर्ज करवाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये होता है जब हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यही चीज़ हमें यहाँ देखने को मिल सकती है कि मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें Na3PO4 की तो वो होता है 3 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ PO4 3-। सिमिलरली अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ PO4 3-। यहाँ पर आप वो चीज़ देख सकते हैं जिसके बारे में हमने ऊपर बात की थी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है उसको हम लोग n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोलर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरफ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी बाय स्टैंडर्ड कंडीशंस पर यानी इन्फिनिट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसके बराबर होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए मैक्सिमम होती है कंडक्टिविटी जब उसकी जो हम डाल रहे हैं उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी जो मोलारिटी है वो उसके सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाए। ऐसा हम लोग सिंपली समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग अगर और सॉल्ट डालेंगे उसके अंदर तो मोलारिटी तो बढ़ती जाएगी लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी ही रहेगी, हेंस वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और वो ज़्यादा कंडक्टेंस के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। आगे हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में उन्हीं सॉल्ट्स के लिए। ये हमें पता है कि लीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करना होगा 1000 से, वही चीज़ यहाँ पर करके आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट है H+ और OH- की कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली हाई होती है, अनयूजुअली हाई होती है। तो हमें जब भी सॉल्यूशन में ये आयंस देखने को मिलेंगे तो कंडक्टिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। अगला है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशंस कराते वक्त उन सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस को टेस्ट करते रहते हैं या कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी को टेस्ट करते रहते हैं, जिससे हमें देखने को मिलता है कि सॉल्यूशन के अंदर टाइट्रेशन कब कंप्लीट हुई, टाइट्रेशन में कौन सा स्टेप चल रहा है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करते हैं या एक स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेट करते हैं तो हमें इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है और जो इसका लोएस्ट पॉइंट होता है वो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है या फिर वहाँ पर टाइट्रेशन पूरी हो चुकी होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं तो वहाँ पर भी H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम सॉल्ट्स बना रहे होते हैं तो वो उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं सॉल्ट के आयंस, इसीलिए ये कम होते जाता है। टाइट्रेशन के बाद जब हम लोग और बेस ऐड करते हैं तो हमें OH- फिर से मिलता है, तो वो हमें फिर से ऊपर की तरफ लेके जाते हुए दिखता है। आगे हम लोग देखते हैं अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से टाइट्रेट करवाएं तो क्या होता है, या फिर एक वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से टाइट्रेट करवाएं तो क्या होता है। अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से टाइट्रेट करवाएंगे तो पहले हमें ये कम होते दिखेगा और उसके बाद फिर से बढ़ते हुए दिखेगा, लेकिन इस बार जो ये बढ़ रहा होगा वो पिछली बार के मुकाबले कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वीक बेस है, इसीलिए इससे जो OH- मिल रहे होंगे वो थोड़े कम होंगे एज कम्पेयर टू NaOH या उसी की तरह कोई स्ट्रॉन्ग बेस के मुकाबले। लेकिन इसका भी जो लोएस्ट पॉइंट होता है वही इसके टाइट्रेशन को कंप्लीट होते हुए दिखाता है हमें। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दें वीक बेस में तो इसका ठीक उल्टा होगा।
पहले तो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेगा स्लोली। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले हमारे पास एक वीक बेस था, लेकिन जब हम लोग इसमें एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है, और हमें पता है कि सॉल्ट अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जनरली एज कंपेयर टू देयर बेसेस और एसिड्स। इसीलिए यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि पहले धीरे धीरे बढ़ रही है कंडक्टिविटी, और उसके बाद अचानक से ये बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें H+ ज़्यादा देखने को मिलता है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है, अगर हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन करवाएं तो हमें सिमिलर चीज़ देखने को मिलती है। शुरू में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सॉल्ट बन रहा है और सॉल्ट ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसके बाद फिर ये स्लो इंक्रीज होता है, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है वो रियलिटी में। इसीलिए जहाँ पर ये कर्व इस तरह से मुड़ रहा है, उस पॉइंट पर हम टाइट्रेशन को कंप्लीट मानते हैं। नेक्स्ट है एक स्पेशल केस, KI को अगर हम लोग AgNO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है पुराने सालों का। हमें क्या दिखता है कि AgI का प्रेसिपिटेट बन जाता है यहाँ पर, और इसीलिए इनिशियली जब हम लोग KI ऐड करते हैं तो जितने नंबर ऑफ आयंस पहले थे सॉल्यूशन में, उतने ही नंबर ऑफ आयंस बाद में भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए पहले एक स्ट्रेट लाइन इस तरह का फॉर्म होता है, और जब ये पूरा टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये एक सॉल्ट नॉर्मली डिसोसिएट करता है, और उसके बाद हमें एक स्टीप इंक्रीज देखने को मिलता है। जहां पर ये इंक्रीज हो रहा है उसी पॉइंट पर यहां टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, SRP और SOP, उसके साथ ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये 4 ही चीज़ों के ऊपर हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग मोल्टन NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें Na मिलता है कैथोड पर, और Cl2 गैस मिलती है एनोड पर। ये रिएक्शन आपने क्लास 10th वगैरह में भी पढ़ी है। सिमिलरली एक्वस NaCl को हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो हमें देखने को मिलता है NaOH, Cl2 और H2। ये रिएक्शन भी आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ी रहती है। यहाँ पर होता क्या है कि जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है वहाँ पर H+ डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू Na+, और सिमिलरली हम समझ सकते थे कि ये रिएक्शन काफ़ी डिटेल में असल में NCERT में दी गई है। OH- इसीलिए ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि उसके साथ एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी जुड़ जाती है। उसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे NCERT के अंदर। ये सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते हैं जो हमें देखने को पड़ते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल की रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर मैंने जो भी एग्जाम्पल्स लिए हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें डायरेक्ट याद रख सकते हैं। बाकी के बारे में आपको जनरली एग्जाम में इंफॉर्मेशन दी गई रहती है और उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट है एक्वस NaCl को जब हम लोग Hg यानी मरकरी इलेक्ट्रोड के साथ करवाते हैं तो एनोड पर तो सेम रिएक्शन होती है, Cl2 निकलता है, लेकिन कैथोड पर हमें मरकरी और सोडियम का एक अमालगम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जो हमने ऊपर देखा था। आगे हम लोग देखें, अगर हम लोग AgNO3 को इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें Ag दिखता है सॉलिड फॉर्म में कैथोड पर, NO गैस एनोड पर O2 के साथ निकलती हुई दिखती है। लेकिन अगर हम लोग AgNO3 का रिएक्शन Ag इलेक्ट्रोड के साथ करवाएं तो कैथोड पर तो सेम रिएक्शन होगी, लेकिन एनोड पर AgS, Ag+ और इलेक्ट्रॉन की में डिसोसिएट होते हुए हमें दिखेगा, यानी ऑक्सीडाइज होते हुए हमें दिखेगा। आगे हम लोग देखें एक्वस H2SO4, ये एक स्पेशल केस है। एक्वस H2SO4 कैथोड पर तो नॉर्मल रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस निकलते हुए। एनोड पर हमें 2 अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलती है। अगर SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हमें S2OH2- देखने को मिलेगा, और अगर हमारे पास SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो हमें O2 गैस रिलीज होते हुए दिखेगी। यहाँ पर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, ना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं MX। ये एक स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश है कि अगर हमारे पास एक एल्कली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ सॉल्ट है तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैथोड पर M यानी मेटल का सॉलिड नहीं बनता है, हमें जनरली देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। हमने ऊपर भी देखा था जब हम लोग सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे एक्वस मीडियम में, वहाँ पर भी हमें सिमिलर रिएक्शन देखने को मिला था।
लेकिन अगर हमारे पास M-X है जहां पर M- एक D ब्लॉक का मेटल है तो वहां पर हमेशा M यानी मेटल का सॉलिड बनेगा और हाइड्रोजन गैस कभी नहीं बनेगी। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसी का सबसे पहला डिपोजिशन होगा और उसकी डिपोजिशन कंप्लीट हो जाएगी तब दूसरा मेटल डिपॉजिट होना शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये थोड़ा डिपॉजिट हुआ वो थोड़ा कम डिपॉजिट हुआ एक ही साथ, ये नहीं होगा। एक बार पहले पूरा डिपॉजिशन हो जाएगा पहले मेटल का, फिर दूसरे मेटल का पूरा डिपॉजिशन होगा, फिर तीसरे मेटल का पूरा डिपॉजिशन होगा अगर उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती रहे हम लोग तो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का और ये इससे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें दिखाता है कि वेट जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इनटू चार्ज के बराबर होता है और चार्ज हमें पता है करंट इनटू टाइम के बराबर होता है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू दिया गया है तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे जो कि 96500 कूलम के बराबर होता है। ये आप इसे डायरेक्टली इस तरह से याद रख सकते हैं या फिर आप हर रिएक्शन में क्या करें कि जो चार्ज निकाल रहे हैं उसे अलग निकाल लें, इक्विवेलेंट वेट को अलग कर लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही होंगे कितने चाहिए उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए और फिर उसे फैराडे से डिवाइड कर दें तो ये एक सिंपल प्रोसेस बन जाता है। आप इसे लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसे याद भी रख सकते हैं। मैं उस प्रोसेस को प्रेफर करता हूं और जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे थोड़े से आगे चलकर तो हम लोग वहां पर उसी मेथड को ट्राई करके आपको दिखाएंगे। आगे हम लोग देखें सेकेंड लॉ क्या है फैराडे की, तो ये कहता है कि सेम चार्ज अगर हम लोग पास करें दो अलग अलग मेटल से या दो अलग अलग सॉल्ट से तो हमें देखने को मिलता है कि जो वेट डिपॉजिटेड है वो इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ हम लोग ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये दिखाता है उसी ऊपर वाले इक्वेशन को हम लोग यहाँ अलग ढंग से लिख रहे हैं E/F इंटू क्यू यानी M/N फैक्टर इंटू Q/F। हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट का ये होता है वैल्यू और नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकाल सकते हैं इसके जरिए W/M और ये होता है Q/N फैक्टर इंटू F के बराबर। आगे हम लोग देखें कि अगर हम लोग एक फेराड चार्ज पास करते हैं तो उसका मतलब होता है एक इक्विवेलेंट डिपोजिशन। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थोड़ा लंबा चैप्टर है, थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स लेंगे आगे चलकर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।